देखिएगा बच्चा, पीछे हम पिछले क्लास में बताए होंगे, थोड़ा सा याद होगा आपको कि सत्ता की सरदारी का चैप्टर में पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का एक कहानी लिए थे, उसके बाद श्रीलंका का कहानी लिए थे। बेल्जियम की कहानी में हमने बताया था आपको कि बेल्जियम भारत के हरियाणा से भी एक छोटा सा राज्य है, देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा होता है। लेकिन वहाँ भी 3 तरह के समूह रहते हैं। उस बेल्जियम कंट्री में भी 3 तरह का समूह है और वहाँ भी टकराव है। हमारे भारत देश में 1 अरब 40 करोड़ का ऊपर जनसंख्या है, एरिया भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ तो बहुत विविधता है भारत में। बेल्जियम हमारे एक छोटे से राज्य जितना है, लेकिन फिर भी वहाँ 3 तरह के लोग रह रहे हैं और वहाँ तीनों तरह के लोगों में टकराव उत्पन्न हो रहा था। आपको याद होगा किन किन प्रकार के लोग रह रहे हैं वहाँ पर। पहला डच, दूसरा फ्रेंच, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले। ये 3 तरह के लोग रह रहे हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो जब बेल्जियम में देखा गया कि टकराव उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ की सरकार ने बहुत प्रयास करके बहुत सारे पावर को राज्य सरकार को दे दिया गया। वहाँ पर 2 रीजन है, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। ये सब सारी चीज़ मैंने बताया है, और जो नहीं बताया है तो एक बार हम वीडियो उसका भी अपलोड कर देंगे, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन 2 रीजन था वहाँ पर बेल्जियम में, और उसका एक राजधानी है ब्रुसेल्स। तीनों में पावर का बंटवारा कर दिया। जो सिर्फ ताकत केंद्र के पास था, उस ताकत को राज्यों को दे दिया, कुछ राजधानी को दे दिया, कुछ समूह को दे दिया, जो वहाँ का सोशल ग्रुप था उनको देने का काम किया। और इस प्रकार से बेल्जियम अपने जो टकराव उत्पन्न हो रहा था उसको हैंडल कर लेता है। वहाँ विभिन्नता आया बेल्जियम में, लेकिन सत्ता को बंटवारा कर दिया। ताकत मेरे पास है और आप लोग असंतुष्ट हो गए, उससे अच्छा है कि ताकत को हम क्या कर दें, बांट दें आप लोगों को, ताकि आप लोग भी संतुष्ट हो जाएं। आप क्लास में देखते होंगे, स्कूल जब जाते होंगे तो क्लास में देखते होंगे एक प्रिंसिपल होते हैं। ऐसा नहीं कि सारा ताकत उन्हीं के पास होता है, डायरेक्टर होते हैं, सबसे ऊपर स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, सारा ताकत उन्हीं के पास होता है क्या? नहीं, प्रिंसिपल भी स्कूल में जो होते हैं उनका अपना ताकत होता है, टीचर्स होते हैं उनका अपना ताकत होता है, यहाँ तक कि क्लास के मॉनिटर का भी अपना ताकत होता है कि नहीं? तो ये हो गया सत्ता का बंटवारा। ऐसा होता है कि डायरेक्टर का ही चलेगा, प्रिंसिपल का कुछ सुनेगा ही नहीं, टीचर का कुछ सुनेगा ही नहीं, तो ऐसा स्कूल नहीं चल पाएगा या कोई भी मैनेजमेंट नहीं चल पाएगा। जैसे कि बेल्जियम सत्ता का बंटवारा करके अपने चीज़ों को सुधार लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखे थे हम लोग श्रीलंका, वो सत्ता का बंटवारा, वहाँ भी 2 प्रकार के मुख्य समुदाय रह रहे हैं, एक सिंहली बोलने वाले और एक तमिल बोलने वाले। तमिल भी 2 तरह के लोग रह रहे हैं, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया ना। वहाँ श्रीलंका में भी बंटवारा है, वो भी छोटा सा देश है, भारत के बगल में, ये दक्षिण में है। भारत की किस दिशा में है श्रीलंका? दक्षिण में छोटा सा देश है, द्वीपीय आइलैंड कंट्री है, चारों बगल पानी है उसका। लेकिन वहाँ भी 3 तरह का समूह है, छोटा सा देश है, वहाँ का भी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ भी सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता है और गृह युद्ध हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आगे जब आएंगे हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी के बाद, तो ये टॉपिक मिलता है हमें, सत्ता की सरदारी क्यों जरूरी है। अभी हमने देखा 2 एग्जाम्पल में कि बेल्जियम सत्ता की सरदारी कर लिया तो शांति वहाँ स्थापित हो गया, और श्रीलंका जो सत्ता की सरदारी नहीं करता है तो वहाँ गृह युद्ध हो जाता है। देखे थे ना अभी पिछले पैराग्राफ में, क्या एग्जाम्पल देखने के लिए मिला? बेल्जियम सत्ता की सरदारी किया तो वहाँ शांति हो गया, प्रोग्रेस करने लगा वो देश। और जहाँ पर सत्ता की सरदारी नहीं हो पाता है, वहाँ पर श्रीलंका जैसे एग्जाम्पल में, वहाँ पर गृह युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाता है और देश पीछे चला जाता है। कोई देश प्रोग्रेस करने के बजाय पीछे आ जाता है। ये वो सत्ता की सरदारी ना करने के यहाँ पर सवाल यहीं पर यहाँ पर किया गया है, सत्ता की सरदारी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट में लिखा गया बच्चा, सत्ता की बंटवारा ठीक है, सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की सरदारी का पहला
जो बेनिफिट है वो है कि जो विभिन्न ग्रुप है, सामाजिक समूह हैं, अलग अलग सामाजिक समूह हैं, उनके बीच में जो टकराव जो होने वाला रहता है ना, वो बंद हो जाता है, टकराव होता ही नहीं है। बात समझे? तो पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए? सत्ता का साझेदारी इसलिए जरूरी है कि इससे समाज के विभिन्न समूहों के बीच में टकराव कम हो जाता है। टकराव फिर भी रहता है लेकिन टकराव बहुत ही कम हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? अब बताएंगे सब लोग, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या सीखा बच्चा? बोलिए। सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, इसमें टकराव कम जाता है सामाजिक समूह। मान लीजिए कि समूह में हम ही लोग रहते हैं, यहाँ पर हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम्स भी हैं इंडिया में, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं कि नहीं, मुख्य बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है। ये सब मान लीजिए कि भारत में विभिन्न समूह हैं, विभिन्न प्रकार के समूह हैं भारत में। कौन कौन समूह हैं? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिज्म और जैन। जो अगर भारत के गवर्नमेंट में, भारतीय सरकार में इन लोग को पार्टिसिपेट, ऐसा सबसे ज़्यादा कौन है बाबू? 78% हिंदू है, उसके बाद ये मुस्लिम का नंबर आता है सेकंड का, बाकी सब फिर छोटा छोटा हो जाता है भारत में। ठीक है, जो अगर ऐसा है कि 78% हिंदू है और पूरा कंट्रोल हिंदू कर ले गवर्नमेंट पे, तो ये लोग असंतुष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? ये लोग असंतुष्ट होगा ना बच्चा। तो सत्ता के जो अगर साझेदारी कर दे, इसको भी गवर्नमेंट में हिस्सा दे दे, इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, इसको भी दे दे और इसको भी दे दे, तब क्या लड़ाई करेगा? तो पहला पॉइंट यही है, सत्ता का जो अगर बंटवारा ठीक ढंग से कर दिया जाए तो सामाजिक समूह के बीच में जो टकराव होता है ना, वो कम हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया? और दूसरा पॉइंट है, अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह मुख्य रूप से लोकतंत्र का आत्मा है। सत्ता की साझेदारी का मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स क्या होता है बाबू? लोगों का शासन या सरकार, है ना, लोगों का सरकार या लोगों का शासन, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब तो यही होता है। और लोकतंत्र में लोगों का शासन कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तब ना। गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी ना उसको हम लोकतंत्र बोलेंगे, या कुछ लोग करेंगे तब उसको लोकतंत्र बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे सरकार में तब उसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह लोकतंत्र का आत्मा है, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ डेमोक्रेसी है। सेकंड पॉइंट समझ में आया? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह लोकतंत्र का आत्मा है। पहला में क्या बताए थे? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक था? सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक था क्योंकि इससे सामाजिक समूह के बीच में टकराव कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताए? सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह लोकतंत्र का आत्मा है। क्लियर? उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ। लोकतंत्र को परिभाषित किया। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। मतलब जो लोग शासन व्यवस्था कर रहे हैं, लोकतंत्र में शासन व्यवस्था कौन करता है? लोग करते हैं, लोग वोट देते हैं ना, तो उन्हीं लोग के बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट आपका। अब आपसे कोई पूछेगा बच्चा कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, तो क्या बताइएगा? 2 पॉइंट में बता दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बताइएगा? आरती, फर्स्ट पॉइंट क्या बताइएगा? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है। समझ में आया ना? बोलने में दिक्कत हो रहा है? समझ में आया? देखिए, सवाल करेगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो आपको बताना होगा कि सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव को कम करता है। दूसरा पॉइंट, सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह लोकतंत्र का आत्मा है। क्लियर? 2 पॉइंट में क्लियर हो गया। अब है सत्ता के साझेदारी के रूप। अब सत्ता जो अगर, अब तो क्यों जरूरी है समझ में आ गया। अब इसके डिफरेंट रूप होते हैं।
अब डिफरेंट रूप कैसे होता है वो समझना है। सत्ता के सरदारी के अलग अलग रूप, इसको समझना है बच्चा। ये समझ में आ गया? अभी समझेंगे हम लोग। देखिए, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की सरदारी के अनेक रूप होते हैं। सबसे पहले समझना है कि सत्ता की सरदारी का कोई एक रूप नहीं होता है। सत्ता की सरदारी के अनेक रूप होते हैं, मतलब उसको अलग, अभी समझ में आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में और चर्चा करेंगे इसको। तो अभी बस ये समझना है कि सत्ता के सरदारी के लोकतंत्र में अनेक रूप होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? सत्ता का सरदारी वही होगा बाबू जहाँ लोकतंत्र होगा। तानाशाही में सत्ता का सरदारी हो सकता है क्या? आपने कभी हिटलर के बारे में पढ़ा होगा 9th में? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, या वर्तमान में किम जोंग के बारे में जानते हैं? उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग, नहीं जानते? जो अगर जानते हैं हिटलर, मुसोलिनी या फिर किम जोंग के बारे में, ये सभी डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं। तो इन लोगों में क्या दिखता है? इन लोग सारा पावर अपने पास रखता है। ये लोग सत्ता की सरदारी करता है क्या? जो बोलेंगे हम वही चलेगा। लेकिन लोकतांत्रिक देश में क्या होता है? ये जो लोकतंत्र देश हम यहाँ पर लिखे हैं, जहाँ पर जनता चुनता है अपने सरकार को, उन व्यवस्थाओं में क्या होता है? सत्ता का सरदारी होता है। जैसे भारत, हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं, यहाँ पर आगे जाके पता चलेगा कि जो भारत है ये कैसा देश है, कि किस तरह का सरकार है यहाँ पर है? लोकतांत्रिक सरकार है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार है तो यहाँ भी सत्ता की सरदारी होगा। और क्योंकि हमने बताया यहाँ पर कि सत्ता के सरदारी के अनेक रूप होते हैं, लोकतंत्र में सत्ता का सरदार जो है ना उसका अनेक रूप होता है। पहला देखिए, पहला रूप बताया है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ये आपका फर्स्ट रूप हो गया बच्चा, मान लीजिए फर्स्ट रूप, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सत्ता के सरदारी के रूप। तो पहले पॉइंट में जान गए कि सत्ता के सरदारी के बहुत सारा रूप होता है, अनेक रूप होते हैं। पहला क्या है? पहला रूप क्या है बाबू? सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण में क्या होता है? आपने आसमान देखा है ना? आसमान जब दूर से देखते हैं, जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ आसमान और ज़मीन लगता है ना कि मिल गया है, बहुत दूर देखने पे समुद्र को देखते हैं तो क्या दिखता है कि आसमान और ज़मीन मिल गया। तो उस जो बाउंड्री है आसमान और ज़मीन जहाँ पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? दो, जैसे हम पेन ऐसे रखे हुए हैं तो ये किस दिशा हो गया? क्षैतिज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और ऐसे रख दिए तो वर्टिकल, सीधा है तो वर्टिकल। और जैसे हम अभी खड़ी हैं तो ये क्या रूप हो गया? मेरा वर्टिकल रूप। और हम सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रूप, क्षैतिज। तो पहला जो है यहाँ पर ना सत्ता का क्षैतिज वितरण। ये क्षैतिज मैंने अभी आपको समझाया कि क्षैतिज मीन्स क्या होता है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण समझना है। पहला पॉइंट समझ में आया? सत्ता का सरदारी का पहला रूप कौन सा है? बोलिए बोलिए, डरिए नहीं। सत्ता के सरदारी का रूप का पहला रूप क्या बताया मैंने? सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये पहला रूप है। अब समझेंगे ये क्या है, क्षैतिज वितरण क्या होता है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, जैसे भारत, उसी को हम लोग बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। समझेंगे इसको। भारत में जो लोकतंत्र है तो यहाँ पर 3 तरह के पावर काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला कौन? विधायिका। दूसरा, अब पहले समझिए विधायिका क्या होता है। जिसको हम चुनकर संसद में भेजते हैं। हम लोग चुनाव करते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है। अभी हाल फिलहाल में 2024 में चुनाव हुआ ना, नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का। उसको कौन सा चुनाव कहते हैं बच्चा? लोकसभा चुनाव कहते हैं, ठीक है ना। ये जो लोकसभा से चुनाए तो ये लोग मान लीजिए कि ये चुना गया, ये चुना गए और ये भी चुना गए। वाह, देखिए कितना खुश है क्योंकि ये चुना गए हैं। अब ये लोकसभा में हम लोग इनको चुनकर भेजे तो ये कहाँ बैठेंगे? रोड पर? तो कहीं चबूतरा वबूतरा पे जाकर बैठ जाएंगे। लोकसभा में कहाँ बैठेंगे? संसद में। संसद कहाँ बैठेंगे? संसद में बैठेंगे। और इसी को कहा जाता है विधायिका। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? अब समझ में आया? विधायिका क्या हो गया? जो हम लोग लोकसभा में नेता लोग को चुनते हैं ना, वही क्या हो गया हमारे? विधायिका। क्लियर?
ये समझ में आया। अब कार्यपालिका समझेंगे तो विधायिका समझ में आ गया, जो हम लोग चुनकर भेजते हैं संसद को। तो वो लोग क्या करते हैं, विधायिका का क्या काम होता है, कानून को बनाना। अब जैसे कोई कानून बनाना होगा तो वो कानून कौन बनाएगा हमारे देश के लिए, विधायिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास ताकत नहीं है, ये कानून सिर्फ कौन बना सकता है बच्चा, विधायिका। अब अभी एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे ट्रिपल तलाक, अभी देश में एक ट्रिपल तलाक बना, कानून बना, मुस्लिम महिलाओं को तलाक 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 देकर कहकर तलाक दे दिया जाता था, उन पे अन्याय होता था। अब जैसे सिंपल सा उनको फ़ोन पे तलाक 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 हो गया, तलाक। शादी कैसे होता है उनमें, कबूल 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 है, और तलाक भी कैसे हो जाता है, तलाक तलाक तलाक। अब इस पे सरकार ने कानून बनाया, ट्रिपल तलाक कानून। तो ये कानून कौन बना सकता है, ये हमारे जो जिनको हम चुनकर भेज रहे हैं ना, वही लोग बना सकते हैं, मतलब हमारे विधायिका बना सकता है, कोई और लोग नहीं बना सकते। क्लियर। अब ये कानून बना दिया विधायिका। कार्यपालिका कौन होता है, अब देखिए सेकंड नंबर पे मैंने बताया कि कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका मतलब काम करने वाला, जो काम, ये कानून बना दिए, कानून को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। इसमें आपके मंत्री लोग आ जाते हैं, डीएम आ जाते हैं, एसपी आते हैं, पुलिस, ये सभी किस में आ जाते हैं बच्चा, कार्यपालिका। ये लोग काम करवाएंगे, पालन करवाएंगे। अब कानून बन गया कि बाइक चलाना है तो हेलमेट पहन के चलाना है, ये कानून बन गया, ट्रैफिक रूल्स बन गया। अब उसको पालन करवाएगा कौन, हमारे पुलिस करवाते हैं। तो ये कानून बनाने वाले विधायिका कि हेलमेट पहन के चलना है, और उसको पालन करवाने वाले कौन, कार्यपालिका। जो पुलिस करवा रहे वो कौन हो जाएंगे, कार्यपालिका। और जो अगर हम पालन नहीं करते हैं कानून का, जैसे सुनिएगा, जो अगर हम लोग कानून का पालन नहीं करते हैं तो दंड कौन देगा, न्यायपालिका। ये कार्यपालिका दंड देने का क्षमता नहीं रखता, ये पालन करवाने का क्षमता रखता है, ये बनाने का क्षमता सिर्फ रखता है, ना दंड देने का क्षमता रखता है, ना ही करवाने का। ये सिर्फ बनाने की जिम्मेदारी है, इसका सिर्फ पालन करवाने की जिम्मेदारी है। और न्यायपालिका की जिम्मेदारी होता है थर्ड में जो हमारा है, इनका होता है कि जज करना। जो हमारा कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो किस में आया था बबू, न्यायपालिका। इनका काम होता है न्याय देना। जो कोई पालन नहीं कर रहा है, कानून बन गया, कानून का पालन करवाया जा रहा है, जो कोई कानून का पालन नहीं करता है तो दंडित करने का काम न्यायपालिका का होता है। जो अगर आप कोई क्राइम कर दिए, आप किसी को पीट दिए, किसी को मार दिए, किसी को जान से मार दिए, तो कानून बना दिया विधायिका कि फांसी होगा भाई। किसी को आप मर्डर कीजिएगा तो कानून बनाया कौन, विधायिका। तो क्या ये जो बनाए हैं, तो किसी का मर्डर कीजिएगा तो आपको नेता लोग जाके दंडित करेगा क्या, ये सिर्फ कानून बना दिए। अब कार्यपालिका, आपने मर्डर किया तो पकड़ने वाला कौन, पुलिस, कार्यपालिका है ना, ये पकड़ के आपको लेके चल जाएगा। लेकिन क्या ये दंड देगा क्या, ये आपको दंड नहीं दे सकता, आपको एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। इसका काम है सिर्फ पकड़ कर न्यायपालिका के पास पेश कर देना, बस इतना ही काम है। पुलिस आपको कुछ नहीं कर सकता, पुलिस का सिर्फ कार्य है आपको पकड़कर पेश कर देना, और न्यायपालिका आपको दंडित करेगा। अब देखिए इसमें क्या दिखा कि सबका अपना अपना काम है, अपना अपना पावर है, अब कोई किसी के पावर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और ये एग्जाम्पल है सत्ता का बंटवारे का रूप, इसी को बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है, ये विधायिका अपना पावर रखता है तो कार्यपालिका अपना पावर रखता है, और न्यायपालिका अपना पावर। कोई किसी के ऊपर बॉस नहीं है, ये तीनों बराबर में है। ये विधायिका हो गया, फिर आपका कार्यपालिका हो गया, और फिर आपका न्यायपालिका हो गया, ये तीनों बराबर में है। कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है, पावर में कम और ज़्यादा नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभी बताए थे ऐसे लेटा हुआ तो क्षैतिज होता है ना, इसलिए उसको बताया कि सत्ता का रूप का क्षैतिज वितरण। समझ में आया, ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया बच्चा, क्लियर। अब हम लोग आगे समझेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखे थे सत्ता के सरदारी के रूप में, पहला पॉइंट आपको बताया गया कि सत्ता का हॉरिजॉन्टल वितरण। हॉरिजॉन्टल में क्या बताए थे हिंदी में, उसको हिंदी में इसको क्या बताए थे, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज वितरण। हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्षैतिज वितरण बोलते हैं ना। तो पहला हो गया था
सत्ता के सरदारी के रूप में सरकार का क्षैतिज वितरण, मतलब सत्ता की सरदारी का क्षैतिज वितरण, जिसको भारत में हम लोग देखे थे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सीधा बैठे बच्चा। और जो सेकंड है हम लोग का है संघ सरकार, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। जैसे उसमें बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण, इसमें क्या बोले, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब क्षैतिज इस प्रकार से हुआ था, ऊर्ध्वाधर वितरण इस प्रकार से होगा, वर्टिकल, सीधा। ठीक है संजना, संगीता, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण सेकंड है ये। इसमें क्या होता है, सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। यहाँ पर कैसे होता है, जैसे देखिए, पूरे देश के लिए एक समान सरकार और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार, जैसे कि यूएसए एग्जाम्पल है। जैसे यूएसए बोलते हैं बच्चा, तो इसमें क्या समझ में आता है आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें क्या दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट, अलग अलग स्टेट, ये एक स्टेट था, ये एक स्टेट था, ये एक स्टेट था, ये एक स्टेट था। मान लीजिए कि 1 2 3 4 स्टेट थे एग्जाम्पल पे, उसमें और भी स्टेट हो सकता है। चारों स्टेट ने क्या किया, आपस में मिल गए, सब आपस में मिल गए। स्टेट था अलग अलग, क्या हो गए, यूनाइटेड। यूनाइटेड मीन्स क्या होता है बाबू, एकता, सब यूनाइट हो गए, सब एक हो गए। अब बन गया एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सब अलग अलग राज्य थे, एक साथ आ गए। अब इसमें क्या हुआ कि अभी जो अलग अलग राज्य थे उनका एक अलग सरकार था, जिसको हम लोग बोले क्षेत्रीय स्तर का सरकार। जो अलग अलग राज्य भी बताए थे ना, वो क्या था, क्षेत्रीय स्तर का सरकार, वहाँ भी सरकार चल रहा है। और जो मिल गए तो पूरा का एक केंद्र सरकार भी हो गया। देखिए, एक सामान्य सरकार जिसको बोले, एक केंद्र सरकार हो गया। यहाँ कितने प्रकार के सरकार हो गए, 2 प्रकार के, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार। तो ये क्या कहलाया, पावरफुल कौन रहेगा सबसे, जो केंद्र सरकार रहेगा। उसके बाद नीचे कौन रहेगा, राज्य या क्षेत्रीय, जो भी बोलिए। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण। मतलब ये सत्ता, ये भी सत्ता की सरदारी है, लेकिन ये वर्टिकल नहीं है, ये उसके नीचे आ रहा है। समझे बात को। भारत भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए एग्जाम्पल है, इंडिया भी इसका एग्जाम्पल है। कैसे, इंडिया भी, उसमें भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में भी बता दिए थे, और इंडिया को इसमें भी बता रहे हैं। ऐसा क्यों, इंडिया में भी क्या है, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट होता है ना। इंडिया में कितने प्रकार का गवर्नमेंट है, 3 प्रकार के, 3 प्रकार का सरकार है बच्चा। कौन कौन, देखिए यहाँ पर। पहले तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सबसे पहला होता है ना। फिर क्या होता है, उसके नीचे कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट। उसका फिर होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब मुखिया, सरपंच, ये सब जो होते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट। तो ये 3 प्रकार की गवर्नमेंट है। सबसे ताकतवर कौन है इसमें, सेंट्रल। फिर कौन है, स्टेट। और तीसरा कौन है, लोकल गवर्नमेंट। ये हो गया आपका सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें क्या हो गया, सत्ता के बीच में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, भारत में क्या है, पूरे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर के लिए अलग अलग सरकार, प्रांत और क्षेत्रीय के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और फिर छोटे छोटे क्षेत्र के लिए लोकल गवर्नमेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ये भी सत्ता का बंटवारा है, लेकिन कैसे है, वर्टिकल पोजीशन में। एक ज़्यादा पावरफुल है, उससे नीचे कम, उससे नीचे भी कम। और जो क्षैतिज वितरण में देखे थे, कोई किसी से कम नहीं था। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब अपने आप में ताकतवर था, सबका अपना अपना काम था। तो ये दोनों में अंतर समझ में आया, सत्ता का क्षैतिज में और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में समझ में आया बच्चा। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सत्ता डिक्लाइन होता है, एक पूरे देश के लिए एक सरकार, और राज्यों के लिए अलग सरकार, और छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए अलग सरकार, और सबका पावर डिक्लाइन होता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल, फिर आपका स्टेट, उसके बाद लोकल। तो इस तरह के सत्ता के वितरण, पावर तो है इसके पास भी, पावर तो है इसके पास भी, पावर है इसके पास भी, लेकिन ज़्यादा पावर इसके पास, फिर उससे कम पावर स्टेट के पास, फिर उससे कम पावर लोकल के पास। इस तरह के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, सत्ता के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। कन्फ्यूजन नहीं। फिर है तीसरा, सत्ता का जो बंटवारा है ना, वो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, बेल्जियम का हम आपको
उदाहरण दिए, बेल्जियम का सामुदायिक सरकार, जब बेल्जियम बताए होंगे तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया था, फ्रेंच जो भाषा बोलते थे, जो भाषा के आधार पे भी वो ताकत को बांटा था कि नहीं, आप लोग फ्रेंच भाषा के लिए, अपने एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, उसको भी पावर दिया। जैसे भारत में मैंने आपको बताया हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, और सिख अलग हो गया, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म, सब अलग अलग है। तो सत्ता का जो सामाजिक समूह है, ये अलग अलग समाज हो गए बच्चा, अलग अलग समाज है ना। अब इसमें क्या किया, हिंदू को भी पावर दे दिया कि आप अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं, मुस्लिम को भी पावर दिया कि अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं, क्रिश्चियन को भी प्रचार करने का पावर दिया, ये अपने धर्म के अंदर कुछ भी कर सकता है, आप इसके ऊपर आप बंदिश नहीं लगा सकते। धर्म के अंदर अभी मान लीजिए कि हम लोग हिंदू पूजा कर रहे हैं ये भगवान का, कल को दूसरा भगवान का पूजा करना चाहे तो हम लोग अपने धर्म में अंदर कुछ भी कर सकते, कोई बोलने वाला है क्या, नहीं कोई। तो ये सत्ता का बंटवारा हम लोगों ने सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह को बीच दे दिया, धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे सत्ता का बंटवारा कर दिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता का सामाजिक वितरण, सत्ता का सामाजिक वितरण, जो कि सबसे बेहतर एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है बाबू, बेल्जियम में। ठीक है, तो ये तीसरा तरह का बंटवारा हुआ। तीसरा तरह का बंटवारा हम क्या देखें कि समाज के जो विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषा वाले लोग हैं, उनको कुछ कुछ ताकत दे देना, ये सत्ता का बंटवारा का तीसरा प्रकार है। एनी डाउट? आरती, संगीता, रॉबिन, एनी डाउट? अब लास्ट है, सत्ता के बंटवारे का एक और विभिन्न रूप होता है, दबाव समूह और आंदोलन द्वारा। सत्ता का पावर दबाव समूह के पास में भी थोड़ा थोड़ा रहता है और आंदोलन करने वाले लोगों के पास भी रहता है। जैसे कोई सरकार बन गया, जो मन में आएगा वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कुछ पावर दबाव समूह और आंदोलन के लिए भी दे देता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, भारत में मानवाधिकार होता है, महिला आयोग होता है, ये महिला के कुछ हो गया भारत में तो कौन खड़ी हो जाता है, महिला आयोग। महिला आयोग का आवाज़ खड़ी करता है, आंदोलन खड़ी कर देती है ताकि सरकार झुक जाए। तो ये भी, इसके पास भी कुछ पावर है तब ना, मानवाधिकार संगठन के पास भी पावर है कुछ तब ना। तो ये हो गया आपका सत्ता का बंटवारे का चौथा रूप, जहाँ पर दबाव समूह और आंदोलनकारी जो समूह होते हैं उनके बीच में पावर को बांट दिया जाता है। जैसे कि मानवाधिकार संगठन और महिला आयोग, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिनके पास दबाव, सरकार पे सिर्फ दबाव बना, वो कुछ खुद नहीं कर सकते लेकिन दबाव बना सकते हैं। जैसे आज आपको मालूम होगा, आज क्या है, भारत बंद है, मालूम है? नहीं मालूम है? आज मेरा स्कूल में छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? तो भाई भारत बंद है। अब भारत बंद कौन करवाया? ये दबाव समूह और आंदोलनकारी लोग करवाए। नहीं, कलकत्ता वाले केस के लिए नहीं करवाए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में कुछ बदलाव किया है। जो SC ST को आरक्षण मिलता है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, तो उसमें कुछ बदलाव किया है रिजर्वेशन में, उसके लिए वो रोड पे, सरकार कुछ नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट किया है और उसके लिए सब रोड पे भारत बंद करवाए हैं, जो कि गलत है मेरे नज़रिए से। वो अलग विषय है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो गलत है। तो ये आज भारत बंद है, सरकार करवाया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कोई नहीं। ये कौन करवा रहे हैं? दबाव समूह, आंदोलन समूह। तो ये सत्ता का, उसके पास पावर है तब ना करवा रहा है, गवर्नमेंट उसको पावर दिया हुआ है तब ना। तो सत्ता का ये चौथा रूप है। ओवरऑल अब हम लोग फिर से आते हैं, पहला रूप, सत्ता के रूप हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो पहला रूप क्या देखे? सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसमें क्या देखे बच्चा? कार्यपालिका, एग्जाम्पल में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सब अपना अपना पावर है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। इस तरह के पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण। दूसरा क्या देखे? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या देखे कि एक पूरे देश के लिए एक सरकार होता है और प्रांत स्तर पे, स्टेट स्तर पे, राज्य के स्तर पे अलग अलग सरकार होते हैं। फिर छोटे छोटे क्षेत्रों के स्तर पर अलग अलग सरकार होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो सब इसमें क्या होता है ना कि पावर बराबर नहीं होता, सेंट्रल के पास सबसे ज़्यादा पावर, स्टेट के पास सबसे कम और लोकल के पास सबसे कम। तो इस तरह के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। एग्जाम्पल में USA भी है और इंडिया भी है। ठीक है। फिर सत्ता का थर्ड में क्या देखे?
सत्ता वितरण का जो रूप है, थर्ड में हम लोग देखें कि सत्ता का वितरण जो होता है वो सामाजिक समूह, भाषाई आधार और धार्मिक समूह के बीच में भी बांटा जा सकता है। अलग अलग समाज में समूह है, किस आधार पे? भाषाई आधार पे और धार्मिक समूह, उसके बीच में भी बांटा जाता है। वो भी सत्ता का वितरण का तीसरा रूप हो गया। जैसे कि कौन? बेल्जियम का सामुदायिक सरकार, वो अपना भाषा के लिए, अपना शिक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये समझ में आया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या बताया? सत्ता को कुछ आंदोलनकारी समूह के पास में या सत्ता को कुछ दबाव समूह के पास में भी दे दिया जाता है। जैसे कि महिला संगठन, मानवाधिकार संगठन, ये सबको सरकार नहीं है लेकिन सरकार पर दबाव बना सकता है। जैसे आज भारत बंद है तो ये आंदोलन वाला समूह बना रहा है उस पर दबाव कि नहीं, ये निर्णय जो रिजर्वेशन वाला लिया गया इसको पलटा जाए। तो इस तरह का दबाव समूह, तो इस तरह का सत्ता का परिवर्तन का चार रूप हम लोग देखें। कोई दिक्कत?